हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो 2015 का जो भर्ती थी उसका जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर शानदार 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए थे। कितने 60 क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से रिपीट हुए थे। ये पेपर आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि रोज़ की तरह से ये पेपर नहीं, ये ऑनलाइन लिया गया था। ठीक है, ये ऑनलाइन हुआ था पेपर, इसलिए इस फॉर्मेट के अंदर आपको दिया हुआ है। ऑफलाइन पेपर में आपको करवाता हूँ, ये ऑनलाइन वाला पेपर था। इसमें शानदार 60 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके से मिले थे। और आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर भी करें। तो बढ़ता है पहला क्वेश्चन यार, सीधा ही 61 क्वेश्चन से चलते हैं अपन। देखते हैं शानदार क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो सीधा मैं ले चलता हूँ आपको 61 क्वेश्चन पर। 57 61 ये आ गया आपका। तो देख लेते इसका आंसर आपका क्या होने वाला। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है, कौन सा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बालाथल। आहड़ संस्कृति का जो नवीनतम उत्खनन स्थल है वो बालाथल है। बालाथल आपका कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। गिलुंड, गिलुंड आपके कहाँ पड़ता है? तो गिलुंड जो आपका पड़ता है कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। आहड़ आपका कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ओजियान आपका सभ्यता कहाँ पड़ती? भीलवाड़ा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, ये आपको बताना। तो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो था अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उत्खनन किया था 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा आपका किया गया था। यहाँ आपको देखो एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे। यहाँ से आपको बेलनाकार मोहरें मिली है, कुएं के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो बहुत सारी जो अवशेष है कालीबंगा से मिले। कालीबंगा जो सभ्यता है इससे सवाल एग्जाम्स में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो इस सभ्यता को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। नृत्य रत्न कोश का रचयिता था, कौन था, ये आपको बताना है। विग्रहराज तृतीय, महेंद्रपाल सेकंड, अमोघ वर्ष। कौन था? अमोघ वर्ष और कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गाइस बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, महाराणा कुंभा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगीत राज के 5 भाग थे, उस 5 भाग में से एक भाग है आपका नृत्य रत्न कोश। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था, यह आपको बताना है। तो इसका 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा? भीलसा और रायसेन। भीलसा और रायसेन ऑप्शन नंबर 1 जो है राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड से जीता था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था। तो 65 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगमाल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे? जगमाल को दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1453 को। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरा तालाब का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 स्वरूपदे जाली। किसने करवाया था? स्वरूपदे ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुजी का तालाब जो कि मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, ये
मालदेव की रानी थी स्वरूप दे, इसने इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था, यह आपको बताना। तो देखते हैं किसको प्राप्त नहीं था। नरहरिदास बारठ, ईश्वरदास, दलपत मिश्र और बनारसी दास। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ईश्वरदास को नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उज्जैन में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। दुर्गादास राठौड़ के जो अंतिम समय बीता था वो उज्जैन के अंदर बीता था, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनकी छतरी भी उज्जैन में बनी हुई है। इन्हें राजस्थान का अड़बिंदिया मोती भी कहा जाता है। इन्होंने महाराजा अजीत सिंह को मुगलों के चंगुल से बचाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास भी किया था और बचाया भी था। क्वेश्चन नंबर 70। सूबा जहां मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया। तो बिल्कुल देखो, इसके लिए मैंने एक आप ट्रिक बताता हूँ आपको, ये ट्रिक आप याद रखना जिससे आपको हमेशा याद हो जाएगा। काबीब, काबुल, बिहार और बंगाल। तो देखो इसमें गुजरात नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 71। निम्नलिखित में से सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो देखते किसे प्राप्त नहीं था। रत्नाकर भट्ट को, विद्याधर को, बिहारी को, जगन्नाथ को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिहारी को। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी, ये आपको बताना है। एक रोम नोट तैयार किया था किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। इसकी जो विषय वस्तु यानी थीम क्या थी उस समय, यह बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी में देख लेते इसको, येलो हिंदी आ गया आपका। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मोशन मारा गया? तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहुआ के अंदर, ठीक है। कहाँ मारा गया था? अहुआ के अंदर। अभी देखो साथियों, बहुत सारे साथियों ने शेड्यूल तोड़ दिया। जैसे आरएसएस का नया कैलेंडर आया कि भी सारे एग्ज़ाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होंगे, तब से बच्चे ने पढ़ाई का रूटीन तोड़ दिया। और मैं जिसे कह रहा हूँ जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहा है वो पढ़ता रहे, ज़रूर उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सीईटी वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, नई सीईटी भी आने वाली है। नई सीईटी के अलावा जो सीईटी वाले एग्ज़ाम है वो सारे अगले साल चलेंगे। तो अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें और घबराएं नहीं। देखो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस के साथ अगर चलोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। जितना पहला पढ़ता था उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें उल्टा, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसमें कोई वो नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों का भी रूटीन्स टूट गए होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी और नया कैलेंडर आया, बोले यार सारे एग्ज़ाम है 2024 में, अभी तो 6 महीने पड़े हैं, 7 महीने पड़े हैं। लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो आज से स्टडी कर रहा है, जो पहले से पढ़ रहा है, ठीक है। और जो रोज़ाना 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम आगे जाने से अपनी स्टडी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो रूटीन पहले से अगर सिलेक्शन लेना ही है तो फिर लेना है, बात ख़त्म। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें आप।
बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहें, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। म्यूनिटीज़ इन राजपूताना के लेखक कौन है? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला। आई.टी. प्रिचार्ड। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। म्यूनिटीज़ इन राजपूताना के जो लेखक है वो कौन है? आई.टी. प्रिचार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 75वां क्वेश्चन है बिल्कुल। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? शासक व जागीरदार के उचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदार और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना, रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। सही कूट को चुनना है। तो सही कूट को चुनते हैं, देखते सही कूट इसका कौन सा होने वाला आपका है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, चारों ही कथन जो है ना आपके बिल्कुल सही है। ये चारों ही उद्देश्य राजस्थान सेवा संघ के थे। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1919 के अंदर हुई थी। आपको बिल्कुल याद रखना कब हुई थी? 1919 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था एक बार स्थापना वर्ष आपको दिया गया, तो सुमेलित करते हैं अपन। देखो राजस्थान सेवा संघ मैंने आपको ऊपर ही बताया था 1919 को हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो आपकी हो जाएगी बिल्कुल 1923 के अंदर आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी बिल्कुल 1927 के अंदर हुई थी। अब बचा क्या आपका? नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल 1921 के अंदर हुआ, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना 76 का, सॉरी 77 नहीं 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 में अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था? ये आपको बताना है। राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो 77 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हुई थी? ये आपको बताना है। यानी 19 जून 1942 को हुई थी। कौन सा नेता था? तो देखते हैं। तो 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। और इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? 79 क्वेश्चन है ये। सवाल इसमें पेपर के अंदर शानदार पूछे गए थे, बड़े अच्छे सवाल इसमें पूछे गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उन्होंने अजमेर में वकालत की, वे अजमेर के म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना का सहयोग किया, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया। तो 79 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने अजमेर में वकालत भी की। ये कथन भी आपका सही है। वे अजमेर में म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन भी थे। ये भी आपका बिल्कुल सही। उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग भी किया। ये भी आपका बिल्कुल सही है। और उन्होंने मेवाड़ के सचिव के रूप में भी काम किया। तो चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80।
मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1948 को, ये आपको बताना। तो देखो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शोभाराम कुमावत को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले चरण के शोभाराम कुमावत थे, ठीक है। दूसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो गोकुल लाल असावा थे। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री की बात कर लूँ तो माणिक्य लाल वर्मा थे। चौथे चरण के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हीरालाल शास्त्री थे। बिल्कुल आपको ये चारों प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिए। प्रथम चरण का जो उद्घाटन है गाडगिल ने करा था। दूसरे चरण का उद्घाटन गाडगिल ने करा था। तीसरे चरण का जो उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने करा था। और एकीकरण के चौथे चरण का जो उद्घाटन किया था किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपका किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो एकीकरण से जो सवाल फंसाने वाले हैं ना, एक दो सवालों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि प्रथम चरण के अंदर देखो सवाल दो तरह से बनता है, देखना आप अच्छे से। प्रथम चरण के अंदर कितनी रियासतों का विलय हुआ था राजस्थान में, ठीक है। और दूसरा सवाल आपका ऐसा बनता, प्रथम चरण में कितनी इकाइयों का विलय हुआ था। तो देखो अगर आपसे कितनी इकाइयाँ पूछी है, पहला ऑप्शन 4 दे दिया ना, तो सब 4 पे टप्पे मार देंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। देखो इकाइयाँ थी 5 और रियासतें थी 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और एक आपका ठिकाना था कौन सा? निमराना। तो कुल इकाइयाँ तो आपकी 5 हो गई थी, जबकि रियासतें जो थी ना वो 4 थी। ये सवाल अक्सर क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ध्यान से या तो पढ़ते नहीं अपन या फिर अपने समझे हुए नहीं होते। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी बात की चर्चा आपसे करना ही चाहूँगा, जो बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी भी गई है। देखो एक आपको पूछते हैं गठन, एक आपको पूछते हैं विलय, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल आपको देखना होगा। जैसे देखो सवाल आता है कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, ठीक है। जैसे कि तिथि आपको याद दी हुई, लेकिन अगर विलय पूछ ले इसका और प्रथम तारीख आपको ये दे दे 18 मार्च, तो अक्सर बच्चे 18 मार्च 1948 को राइट कर देंगे, जो कि गलत है। मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था। इसलिए ये ऐसे सवाल है जो कंफ्यूज कर देते हैं, तो इन सवालों को आपको अच्छे से एक बार देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? यह आपको बताना है। उत्तर से उत्तर पश्चिम, पूर्वी से दक्षिण पूर्वी, केंद्रीय, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम। देखो ये आपका राजस्थान का मैप है, यह आपका कोटा बूंदी सवाई माधोपुर पड़ता है, यही आपका ये भ्रंश है। तो ये पड़ता है आपके दक्षिण, ठीक है, पूर्व और दक्षिणी पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी और सवाई माधोपुर में आपका विशाल सीमा भ्रंश फैला हुआ। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका, बिल्कुल आपको याद रखना। यही भ्रंश जो अरावली को भी अलग करता है और विंध्य पर्वत को भी अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82, शानदार सवाल है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना आपको। ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो 82 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना शानदार सवाल है ये, देखो एक अच्छे लेवल का सवाल है। बड़े एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है, जैसे RS हुआ, SI हुआ है ना, वीडियो हुआ, तो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में जो सवाल पूछा जाता है ना, वैसा सवाल है। और 82 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल B और C सही है कि इसकी औसत ऊंचाई एक तो 150 से 300 मीटर है। यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है बनास के मैदान में। ये कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं उपयुक्त है, इसलिए ये गलत हो गया आपका। दूसरा, इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि बनास किस तरफ बहती है। बनास किस तरफ बह रही? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही, तो ढाल कैसे होगा भाई? राजसमंद के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, उसमें माधोपुर टोक होती है, तो पूर्व की ओर बह रही है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ढाल आपका पश्चिम की तरफ कैसे हो सकता? इसलिए ये भी आपका गलत हो गया।
तो इसका जो राइट आंसर है केवल बी और सी वाला कथन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, उत्खात स्थलाकृति की विशेषता। तो 83 वाला देख लेते अपन। 83 का जो राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला है? नागौर उच्च भूमि, गग्गर बेसिन, शेखावटी की और चंबल बेसिन की। तो ये जो उत्खात स्थलाकृति की जो विशेषता है ऑप्शन नंबर डी चंबल बेसिन की है। किसकी है? चंबल बेसिन की है। मैंने बताया था आपको पहले भी, बेडलैंड टोपोग्राफी जो होता है, नदियाँ जो होती है ना, ये क्या होती है, गहरी गहरी खाइयाँ बना देती है, उसे उत्खात छोटी छोटी नालियों की तरह अपर्दन कर देती है नदी के पास में से। तो उसे क्या कहते हैं? बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से उसे जाना जाता है, उत्खात स्थलाकृति, जो कि इसके लिए चंबल नदी आपकी फेमस है। बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपको बताना। सर्वाधिक बीहड़ राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन के लिए मैं आपको 3 ही जिले दूंगा बस, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर। इनमें से दोनों सवालों का उत्तर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है। तो 84 का अपन देख लेते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है सांबर क्षेत्र, भोराट, मारवाड़ क्षेत्र, आबू ब्लॉक। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, यानी मध्य अरावली में तो केवल आपका सांबर ही आता है, जयपुर वाला। तो मध्य अरावली में सांबर जो थोड़ा अजमेर की तरफ फैला हुआ, तो सबसे निम्नतम उच्चावत क्षेत्र यही होने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया। एक आपकी है दक्षिणी अरावली, एक है आपकी उत्तरी अरावली, एक आपकी है मध्य अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी गुरु शिखर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है कौन सी है? गौरम घाट है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। अब ये चोटी पहले अजमेर में हुआ करती थी, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद अब ये चोटी आपके ब्यावर में चली गई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो मायरा जी है, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की कौन सी है? तो मायरा जी दूर है, उसकी ऊंचाई आपकी 933 है। और मध्य अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लो तो तारागढ़ है, 870 है। ये आपके अजमेर के अंदर ही है ना, ये ब्यावर में नहीं गया। तो मायरा जी दूर आपके ब्यावर जिले में चली गई। ये घोरम आपकी, घोरम जो चोटी है बिल्कुल आपके कहाँ चली गई है? घोरम और टोडगढ़, ये ब्यावर जिले के अंदर आपकी चली गई है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है। कितनी है? 1055 मीटर। ये कहाँ पड़ती है? तो ये आपके सीकर के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। अरावली का जो पिता कहलाता वो अरब सागर कहलाता। अरावली अरब सागर जो कि पानी के नीचे अभी भी मौजूद है, वहाँ से निकलती हुई गुजरात के पालनपुर, फिर आपके सिरोही, सिरोही से होती हुई फिर राजस्थान से होती हुई सीधी झुंझुनू होती है, फिर हरियाणा के अंदर इसे डोसी के नाम से जाना जाता है, फिर सीधी दिल्ली जाती है। दिल्ली की रायलसीमा पहाड़ी तक आपकी अरावली फैली हुई है, बिल्कुल आपको याद रखना। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में बात कर लो तो 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये तंदूरा के जैसे आकृति, इसकी कैसे आकृति? देखो ऐसे आकृति है, तंदूरे के जैसे आकृति, कर्णवत भी इसकी आकृति। और ये अपलेशियन पर्वत के समकक्ष मानी जाती है। किसके? अपलेशियन पर्वत के समकक्ष मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया है? बिल्कुल आपको देखना है, तो देख लेते हैं। उसके लिए शुष्क जलवायु के लिए तो कोपेन ने क्या दिया? BWHW, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, जिसमें आपका जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, थोड़ा सा पार्ट जोधपुर का आ जाता है, ठीक है। तो ये जो जलवायु फैली हुई BWHW, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। BSHW की बात कर लो तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आ जाती है, ठीक है। और बाकी नीचे के 2 दिए हुए जो राजस्थान में पाए ही नहीं जाते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? ये आपसे पूछा, ठीक है, तो देख लेते हैं। 86 का आपका राइट आंसर क्या होने वाला?
मानसून अरब सागर की शाखा, ये तो बिल्कुल उत्तरदायी है भाई, बरसात लाती है, ठीक है। 10% नमी यहाँ से मिलती है, 90% नमी आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा ये भी है। पश्चिम विक्षोभ से सर्दियों के अंदर बरसात आती है आपकी। वो लौटता हुआ मानसून बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लौटता हुआ मानसून यानी मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है ये। इसमें देखो कई बार सवाल तो सितंबर अक्टूबर दिया जाता है, कई बार आपको नवंबर दिसंबर भी दे देते हैं, कई बार आपको अक्टूबर नवंबर भी दे देते हैं। तो ये सारे सही हैं, एग्जाम में बने हुए सारे सवाल, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। राजस्थान की किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, ये आपको बताना। तो धूल भरी आंधियां तो देखो गर्मियों के अंदर ही चलेगी, केवल ग्रीष्म ऋतु में चलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। देखो खो जो पड़ती है आपके जयपुर में पड़ती है, ठीक है। कमलनाथ जो पड़ती है आपके उदयपुर में पड़ती है। अचलगढ़ जो पड़ती है आपके अचलगढ़ आपके सिरोही के अंदर पड़ती है। बाकी बचा क्या आपका, बबई आपके झुंझुनू के अंदर पड़ती है। बबई का पड़ती है, झुंझुनू के अंदर आपकी पड़ती है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ इसके सही आंसर की। तो 88 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब मैं इनकी ऊंचाइयों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। खो की ऊंचाई जो है कितनी है, तो 920 मीटर है, जयपुर में पड़ती है। अचलगढ़ सिरोही में पड़ती है, 1380 मीटर ऊंची है। कमलनाथ जो पड़ती है आपकी 1001 और ये उदयपुर में पड़ती है 1001 मीटर ऊंचे। बबई की मैं बात कर लूँ तो 780 मीटर ऊंची है। कहाँ पड़ती है, झुंझुनू के अंदर पड़ती है। जबकि बरवाड़ा की जो ऊंचाई है 786 है और ये जयपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। बरवाड़ा आप आसानी से याद रख सकते हो। देखो मुस्लिम कोड वर्ड माना जाता है 786। भाई मुस्लिम लोग का जो कोड वर्ड होता है ना भाई, पता नहीं इसका मतलब नहीं जानता मैं, लेकिन 786 है। तो 786 ये ऊंचाई जो है बरवाड़ा की है। किसकी है, बरवाड़ा की। आप आसानी से याद रख सकते हो। और बरवाड़ा पड़ती कहाँ है, तो ये आपके जयपुर में पड़ती। कहाँ पड़ती, बरवाड़ा जयपुर में पड़ती। बैराट 704, बैराट की ऊंचाई कितनी है, 704 है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला। कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो पड़ती है ये आपके बारां के अंदर पड़ती है। ये राजस्थान की प्रथम जियो हेरिटेज साइट भी रामगढ़ पहाड़ी थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बारां हो जाएगा। ये हाड़ौती के पठार में पड़ती है। हाड़ौती के पठार में आपके 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी जो होती है ना, कौन सी चोटी है, तो वो है चांदमारी, ठीक है। जिसे चांदबाजी भी कहते हैं, चांदमारी भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है ना आपकी, वो आपको याद रखनी, सवाल पूछा जा सकता, 517 मीटर है। और हाड़ौती का पठार जो अरावली का हिस्सा नहीं, ये विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा जो कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। ये हाड़ौती का पठार, यह हाड़ा राजाओं का शासन था, इसीलिए इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और हाड़ौती के पठार के अंदर आपकी जो मिट्टी पाई जाती है ना, काली मिट्टी यानी वर्टिसोल प्रकार की मृदा आपकी पाई जाती है, मध्यम काली मृदा आपकी पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है आपका, ठीक है। कोटा संभाग जो है, जो हाड़ौती के पठार में आता है, ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपका है। बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तरी अरावली की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये तो सवाल मैंने अभी बताया था आपको। सबसे ऊंची जो चोटी है ना आपकी, बिल्कुल ये कौन सी है, ये आपकी रघुनाथगढ़, ठीक है। इसकी ऊंचाई मैंने बताई थी आपको 1055। बैराट मैंने आपको बताया था, कितना बताया था मैंने, बैराट 704। नाहरगढ़ आपका जयपुर के अंदर ही पड़ता है। मनोर थाना की जो ऊंचाई आपकी कितनी है, तो मनोर थाना की जो आपकी ऊंचाई है ये है आपकी 647 मीटर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और कमेंट करके बताओ कि नाहरगढ़ की कितनी ऊंचाई है, ठीक है। नाहरगढ़ चोटी आपकी जयपुर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। ऊंचाई ध्यान रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी
भाई ऊंचाई के अनुसार कभी आरोही और अवरोही क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ज़रूरी। तो बिल्कुल आपको ऊंचाई याद होनी ही चाहिए। फिर चोटी आगे आपकी शानदार वाली, फिर देख लेते एक बार। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो पहले तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा आता है, अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा आता है। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और बानगढ़। तो इसमें सबसे बड़ा ऋषिकेश है आपकी। ऋषिकेश चोटी जो है इसकी ऊंचाई जो है ना 1017 है, और ये जो पड़ती है सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिरोही में। फिर आपका आता है सज्जनगढ़, ठीक है। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई कितनी है? तो सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है आपकी 920 मीटर। फिर आपकी गोगुंदा आ जाती है, गोगुंदा की जो ऊंचाई है आपकी 840 है। फिर आपका भानगढ़ आ गया, ठीक है। भानगढ़ कहाँ पड़ती है आपकी? भानगढ़ जो कि उत्तरी अरावली की चोटी है, ये अलवर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अलवर के अंदर आपकी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। तो देखते कौन सा युग्म आपका सही है। 92वां क्वेश्चन आपका, बिल्कुल देख लेते हैं। बनास नदी बाणगंगा इसकी सहायक बिल्कुल नहीं है भाई, बनास की तो बाणगंगा सहायक है ही नहीं। लूणी की कोठारी ये भी बिल्कुल नहीं है। चंबल की सूखड़ी नहीं है। माही की जाखम, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी जो कि राजस्थान के दक्षिण में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और माही नदी जो कि राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है और गुजरात का कितना हिस्सा है, आपको बिल्कुल याद रखना है। राजस्थान का कितना हिस्सा है और गुजरात का कितना हिस्सा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक तो 45 और 55%, दूसरा आपका 50-50। तो कौन सा सही आंसर है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन दोनों में से एक ही आंसर है। 4 ऑप्शन नहीं दिए, 2 ही दिए, आपको आसान कर दिया मैंने और भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सांबर झील में गिरती है? मेंढा और रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ठीक है, ये 4 नदियाँ जो है आपके सांबर झील में गिरती है। कहीं मेंढा का नाम आपको मेंथा दिया जाता है, जिसे 5 नदियों के रूप में गिना जाता है, लेकिन मेंढा और मेंथा एक ही नदी है, तो 4 ही गिनो, ठीक है। मैंने भी कई बार मेंथा को अलग बताया, 5 नदी भी बताया, मैंने कई 4 भी बताया, लेकिन ऑथेंटिक 4 ही है, बिल्कुल आपको याद रखना। रूपनगढ़, मेंथा और खारी और खंडेला, ये जो है नदी आपकी सांबर के अंदर गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दी कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 की नदी, सूची 2 उद्गम स्थल, ठीक है। तो देख लेते इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेडच। बेडच कहाँ से निकलती है? तो बेडच आपकी जो निकलती है, कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ से निकलती है, क्लियर। खमनोर की पहाड़ी से आपकी बनास निकलती है, ठीक है। बाणगंगा आपकी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और विंध्य श्रृंखला से यानी मध्य प्रदेश से आपकी पार्वती आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जिले किस फसल के लिए अग्रणी उत्पादक है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का आपका बिल्कुल इसबगोल के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिल किस की फसल है, रबी की, खरीफ की, जायद की, या इनमें से कोई नहीं? तिल तो देखो आपका बाजरे के साथ बोया जाता है, तो बाजरा खरीफ की फसल है, तो तिल भी आपकी कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना। चावल फसल हनुमानगढ़ बूंदी प्रमुख उत्पादक जिले 2015-16 के अनुसार। गेहूं गंगानगर हनुमानगढ़, मूंगफली अलवर भरतपुर और गन्ना गंगानगर चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा बिल्कुल मूंगफली का संबंध अलवर और भरतपुर से नहीं है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन आपके बीकानेर में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो 98 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ही बिल्कुल सही है। अति शुष्क दशाएं भी है, तापमान का अतिरेक भी है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा भी है, कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण भी है। ठीक है, ये मरुस्थल की मुख्य विशेषता है आपकी। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल घग्गर नदी को कहा जाता है। ठीक है, और घग्गर नदी के तट पे नवीनतम आपका जिला अनूपगढ़ बसा हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, और अनूपगढ़ का जो पुराना नाम था वो चुंगेर था। क्या था? चुंगेर था, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब पाकिस्तान की सीमा पर आपके 4 नहीं 5 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो 1070 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर है आपकी। अगला क्वेश्चन देख ले। उदयपुर बेसिन के चारों ओर पहाड़ियां कहलाती, गिरवा, नाकोड़ा, भाकर या मुकुंदरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका गिरवा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उदयपुर बेसिन के चारों ओर की जो पहाड़ियां गिरवा कहलाती है, और सिरोही की जो कटी फटी पहाड़ियाँ होती है उन्हें भाकर कहा जाता है। ठीक है, नाकोड़ा जो कि जैनों का तीर्थ स्थल मेवानगर, ये अब बालोतरा जिले में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जी कहाँ पड़ती थी? हावड़ती के पठार में, कोटा के अंदर पड़ती है, कोटा झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 101 शानदार। जमनालाल छोटेलाल बक्साराम चित्रकला की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? ये आपको बताना, बड़ा अच्छा सवाल है। जमनालाल छोटेलाल बक्साराम, इसका जो संबंध है अलवर चित्र शैली से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर शैली ऐसी शैली जिसमें सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है, और सर्वाधिक वेश्याओं का जो चित्रण हुआ है वो भी अलवर शैली में आपका हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित करना आपको। ठीक है, देखते कौन कौन सा जो ये जो दिए हुए हैं कथन, इसमें से वैष्णव संप्रदाय के कौन कौन से हैं। देखो, नाथ द्वारा आपका वैष्णव संप्रदाय से, कांकरोली भी आपका वैष्णव संप्रदाय से, इस्लामाबाद ये वैष्णव संप्रदाय नहीं आपका, इस्लामाबाद ये अजमेर के अंदर पड़ता है, इसका नया नाम निम्बार्क हो गया, निम्बार्क नगर हो गया। ठीक है, और गलता ये आपका जयपुर के अंदर पड़ता है, इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र एक तो आपका नाथ द्वारा, दूसरा आपका कांकरोली। कौन सा है? दूसरा आपका कांकरोली है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? यानी गोगा नवमी कब मनाई जाती है, इसका मतलब यह है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी भादवे की कृष्ण नवमी निकली, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो अभी अभी आपका गोगा नवमी निकला ही है। गोगा जी का जो मेला लगता है वो गोगा नवमी को ही लगता है। कहाँ लगता है? तो ददेरवा चूरू के अंदर और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर आपका लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्नांकित में असत्य कथन को पहचानना है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणेचे में हुआ, यही आपका गलत है। उड़ू कश्मीर के अंदर हुआ था इसका। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत है। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार और मुस्लिम रामशाह पीर के रूप में पूछते, ये बिल्कुल सही है आपका। हाथ में भाला लिए घुड़सवार पर सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। तो 104 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 105 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। किससे? 16 थंबा, 16 खंबा के नाम से जाना जाता है। और ये आपके अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, 2.5 दिन के झोपड़े के पास ये मकबरा आपका पड़ता है। किनका? अलाउद्दीन खान का मकबरा पड़ता है, इसे 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंदोरा आभूषण पहना जाता है। कंदोरा का के और कमर का के याद रखना, कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर। कणकती कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आप कंदोरा
कणकती आपके कमर के अंदर पहना जाता है, सटका आपका कमर में पहना जाता है, चोट आपका कमर के अंदर पहना जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना। और कंडोरा ये भी आपका कमर के अंदर पहना जाता है। तेजाजी का मेला आयोजित होता है घोट मांगलो, डेगाना, मेड़ता, परबतसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तेजाजी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, अभी 2-4 दिन बाद में आपका मेला है। ठीक है, ठीक है, अभी 2-4-5 दिन के बाद में आपका मेला लगने वाला है, ये वाला मेला। ठीक है, बिल्कुल परबतसर नागौर के अंदर ये आपका मेला लगता है। कौशवर्धन दुर्ग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसे शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता, वालर, घूमर, चंग और तेराताली नृत्य। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वालर नृत्य, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रासियों का घूमर कहलाता है। ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं पक्का कह सकता हूँ कि वापस से रिपीट भी होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोट्स में ऐड भी कर ले और अच्छे से याद भी कर ले, पक्का ये सवाल आपसे वापस पूछा जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो 110 की मैं बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। बोली जिसमें सुंदरदास यानी दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ढूंढाड़ी के अंदर। दादूपंत का संबंध जयपुर से था। जयपुर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल भानगढ़। देखो भानगढ़ पहले चोटी के रूप में पूछा गया था, अब ऐतिहासिक स्थल यानी भानगढ़ एक राजस्थान का भूतिया पैलेस है। कौन सा पैलेस है? भूतिया पैलेस। राजस्थान के अंदर 3 ही भूतिया पैलेस है, एक तो मेहंदीपुर बालाजी वाला, दूसरा भानगढ़, तीसरा कुलदरा। ये 3 भूतिया पैलेस है। इनमें से एक आपका भानगढ़ जो पड़ता है अलवर के अंदर, ये आपका भूतिया पैलेस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फिर आपको उत्तर बताना है। तो देख लेते हैं। गैर नृत्य आपका बीलो का है बिल्कुल, वाला नृत्य आपका ग्रासियों का, संकरिया नृत्य आपका कालबेलियों का और अग्नि नृत्य आपका जसनाती संप्रदाय का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। निम्नांकित को सुमेलित करना, एक तरफ आपको नौटंकी, रम्मत, रेन, लोक नाट्य दिए हुए, एक तरफ आपको स्थान दिया हुआ है। तो नौटंकी जो आपकी कहाँ की जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, नौटंकी जो फेमस है आपकी भरतपुर और धौलपुर की फेमस है। ठीक है, और फिर रम्मत जो आपकी है बीकानेर की फेमस है, तमाशा आपका जयपुर का फेमस है और तुर्रा कलंगी आपके मेवाड़ की फेमस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है। कारण आर, लोक परंपरा मानवता की स्वत स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो 115 का जो सवाल है शानदार सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम से पूछा जाएगा तो शायद ही बच्चों के समझ में आएगा। कथन ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो 116 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जंतर, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये घन वाद्य यंत्र नहीं। जंतर जो है ये तत्वाद्य यंत्र। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र, तारों का बना हुआ होता है। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर डी रामचरण जी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जिला जीरा उत्पादन में अग्रणी है, ये आपको बताना है। तो 118 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जालोर जीरा के उत्पादन में अग्रणी आपका राज्य है। माटी शिल्प के लिए मोलेला अवस्थित है। मोलेला कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मोलेला आपका पड़ता है राजसमंद के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। और निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, यह आपको बताना है। तो 120 में देख लेते हैं। रणकपुर पार्श्वनाथ, नाथद्वारा श्रीनाथ, उदयपुर का जगदीश मंदिर और सीकर का हर्षनाथ मंदिर।
तो ये देखो चौहानों का काल का बना हुआ सबसे प्राचीन मंदिर जो है ना, सीकर का हर्षनाथ मंदिर है। इन चारों मंदिर में से बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के पेपर को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले पेपर में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए पेपर के साथ, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी साथियों को जो हमसे जुड़ा है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।